आइयो ई कतऽ के न्याय छै? खेत जोतते दलित, धान रोपते दलित, पटौते दलित, कमौनी करते दलित, खाद छिटते दलित, धान काटते दलित, द्वार पर लाइव को तैयार करते दलित, चाउर बनते दलित, चूल्हा जोड़ते दलित, धान उसनते दलित, औधन चढ़ते दलित, कोई औधन में चारों में रा देते, और जब वो भात चढ़क जेते, हाँ 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 नहीं छू, अहाँ छुबे तो हमारे भात छुआ जाए। ई भोगेंद्र झा जी कहलखिन ऐ छुआछूत कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मानत, हमर जनौ रहे कि नहीं रहे, हमर जात बचे कि नहीं बचे, चाहे बिंदेश्वर राम हुए कि धोराई ऋषिदेव हुए कि धोराई मल्लिक हुए, सबके कतार एक लाइन, सबके पंक्ति एक लाइन, कम्युनिस्ट पार्टी सबक पार्टी, सब मानव भाई भाई, और कम्युनिस्ट पार्टी एक लाइन में बैठ कर पात बिछल के, एक भात खेलकर, एक साथ भोजन खेलकर, एक साथ पात उठल कर, एक कुआं और एक चापाकल में पानी पी कर। कल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता छोटका के मौन बढ़ा दिल के, छोटका के मौन बढ़ा दिल के, एक परवाह हमार नेता भोगेंद्र झा नहीं कल के, ई परवाह नेता सुनील मुखर्जी जगन्नाथ सरकार नहीं कल के, चंद्रशेखर सिंह नहीं कल के, महेंद्र यादव नहीं कल के, मणियाम सिंह गुरु नहीं कल के, प्रभु नारायण राय नहीं कल के, रामातार शास्त्री नहीं कल के, पीतांबर सिंह नहीं कल के, सूर्य नारायण सिंह नहीं कल के, लड़ाई के आगे बढ़ल के, जात के तोड़लक, छुआछूत के तोड़लक, और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के सम्मान दल के, बोले के आजादी दल के, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दल के। ई छे कम्युनिस्ट पार्टी के देन। कहे छे लोग कि कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक लड़ाई लड़ले, सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ले। हम अपन बात लोग के बीच नहीं रखे छिए, हम अपन बात नहीं रखे छिए कि हम सामाजिक लड़ाई कौन कौन लड़ाई लड़ लिए, लेकिन जब वक्त ले कि सामाजिक लड़ाई के साथ साथ आर्थिक लड़ाई, तब कम्युनिस्ट पार्टी इन तमाम गरीबों को बसने के लिए जमीन मिले, जो इस जमींदारी और सामंती व्यवस्था है वो व्यवस्था खत्म हो, तो कम्युनिस्ट पार्टी पार्लियामेंट में अपनी लड़ाई लड़कर, हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी, हमने सीलिंग एक्ट कानून बनाया कि 20 बीघा से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगा, जो जमीन सरकारी है और जमीन हमारी है, जमीन जोतने वालों का होगा। और देश में लाखों करोड़ों एकड़ जमीन पर कम्युनिस्ट पार्टी ने झंडा गाड़ा और करोड़ों करोड़ लोगों को बसाया। या किसी पार्टी को औकात नहीं कि कह दे कि हम किसी एक व्यक्ति को बसाने का काम किया। ये औकात और ये ताकत कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को है, जो फक्र के साथ कह सकता है कि हमने लाखों करोड़ों लोगों को रहने के लिए, बसने के लिए जमीन दिलाई। इस आंदोलन में हमारे हजारों साथियों ने कुर्बानियां दी, हजारों साथी कुर्बान हुए। कोई जिला नहीं जहां भूमि आंदोलन में लोग शहीद नहीं हुआ। अभी मैं शहीदों की चर्चा कर रहा था। मधुबनी जिला से ज्यादा आते हैं, 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए। बेगूसराय के अंदर 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए। शहादतों की लंबी सूची है हमारे पास। हमने सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं लड़ा, हमने तेभागा और तेलंगाना में बड़े किसान आंदोलन किया, हमने किसानों को हक दिलाने का काम किया। आज जो बुढ़वा बुढ़िया को पेंशन मिलता है, आज
जो आपको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, यह लड़ाई पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सबसे पहले किया और हमारी लड़ाई के बल पर आज गरीबों को पक्का मकान और बुढ़वा बुढ़िया को पेंशन मिलता है। सवाल है कि हम इस बात को लोगों को जनाते हैं कि नहीं। आज मजदूरों के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने मनरेगा कानून बनाया। ये कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत थी। मनमोहन सिंह की प्रथम सरकार में हमारे 52 सांसद सरकार को समर्थन दे रहा था और उस बल पर मजदूरों को काम मिले, रोजगार की गारंटी हो, इसलिए मनरेगा कानून बनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के बल पर मनमोहन सिंह की सरकार से लड़कर हमने खाद्य सुरक्षा कानून बनवाया, जिसके चलते 2 रुपये 2.5 रुपये किलो गरीबों को अनाज मिल रहा है। जब ठाकुर जी आप आंदोलन में चल रहे थे पूर्णिया कि 2 रुपये किलो अनाज देना होगा, कलेक्टर को घेरने आ रहे थे तो लोग मजाक उड़ा रहा था, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पगला गया है, 2 रुपये किलो चावल और गेहूं मिलेगा। लेकिन वो वक्त आया जब आपके संघर्षों के बल पर, आपके सांसदों के संघर्षों के बल पर 2 रुपये किलो 2.5 रुपये किलो सरकार को अनाज देना पड़ा। यह हमारी ताकत है, यह हमारी ताकत है। हमने संघर्ष करके यह लागू करवाया है। लेकिन आज हमारे आंदोलन को झुठलाया जा रहा है, झुठलाया जा रहा है धर्म और जात के नाम पर। देश के अंदर हमारी संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है, समाजवादी संविधान है, अनेकता में एकता का सिद्धांत है हमारा। लेकिन पिछले 8 वर्षों से जो सरकार है, जैसा हमारे नेता ने कहा कि वह सरकार आरएसएस के एजेंडा को लागू कर रही है। इस देश के अंदर कई धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, आदि कई धर्म हैं और 3000 से ज्यादा जातियां हैं, 12,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। हम सब मिलजुल के रहते थे। एक फुलवारी के सब फूल हैं, सबको खिलने का समान अधिकार है। यही हमें संविधान को अधिकार दिया है। लेकिन बड़ी सुनियोजित साजिश के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार देश के संविधान पर, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा पैदा कर रही है। संविधान बदलने की साजिश चल रही है, इतिहास बदलने की साजिश चल रही है। देश में गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त किया जा रहा है। हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले बोला जा रहा है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलता उसे देशद्रोही करार दिया जाता, देशद्रोही मुकदमे कर दिए जाते। ये देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं जो देशभक्त है ही नहीं, जिसने आजादी की लड़ाई में गद्दारी किया, जिसने अंग्रेजों की चटुकारिता की, जिसको वीर सावरकर कहा जा रहा है, वो गद्दार सावरकर अंग्रेजों से 7 बार माफी मांगने का काम किया था। आज वो सावरकर का संतान नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहा है। इनके गुरु गोलवरकर ने आजादी के लड़ाई में भाग नहीं लिया, अपने कार्यकर्ताओं को मना कर दिया। जब इससे पत्रकारों ने पूछा कि क्या बात है, आरएसएस इस आजादी की लड़ाई में नहीं है, तो उसने कहा कि हमें अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है। किससे दुश्मनी है भाई? तो हमें इस देश के मुसलमानों से दुश्मनी है, इस देश के ईसाइयों से दुश्मनी है और इस देश के कम्युनिस्टों से दुश्मनी है। ये आरएसएस के गुरु गोलवरकर ने कहा था आजादी के लड़ाई के समय में, और आज तक
आरएसएस और उसके बच्चा भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत वही है। हाल के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ने कहा कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हो गई देश में, लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कम्युनिस्ट पार्टी है। हमारे पार्टी के महासचिव ने कहा, हां मैं बीजेपी के लिए खतरनाक हूं, इसलिए खतरनाक हूं क्योंकि बीजेपी देश के लिए खतरनाक है। बीजेपी देश के लिए खतरनाक है, और जो देश के लिए खतरनाक होगा उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी खतरनाक होगा। आज मॉब लिंचिंग किया जाता है, आज धर्म के नाम पर मुसलमानों को बेइज्जत किया जाता है। मैं पूछता हूं, आजादी के लड़ाई हुए थे, उस लड़ाई में हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सबने अपनी कुर्बानियां दी। हम आजादी की लड़ाई की जब बात करते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, क्या हम बहादुर शाह जफर के कुर्बानी को भूल सकते हैं? उन्हें पकड़कर रंगून के जेल में डाल दिया गया, उनको यातनाएं दी गई, उनके 2 जवान बेटे का सर काट कर उनके सामने प्रस्तुत किया गया, ले जफर तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। जफर ने ठहाका देकर हंस दिया कि मूर्ख अंग्रेज, 2 बेटे क्या, अगर जफर को 100 बेटे होते तो देश के नाम पर कुर्बान कर देता। क्या हम उस बहादुर शाह जफर को भूल सकते हैं? पटना के गांधी मैदान के बगल में आम के पेड़ पर पीर अली खां को शहादत दी गई क्योंकि वह वीर कुंवर सिंह के सहयोगी थे। क्या हम पीर अली खां के शहादत को भूल सकते हैं? जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई की संघर्ष की बात करेंगे तो क्या हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को भूल सकते हैं? जब हम क्रांतिकारियों की बात करेंगे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बात करेंगे, तो क्या अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी को भूल सकते हैं? कदापि नहीं भूल सकते हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध चल रहे थे तो उसी मुसलमान कौम का हामिद नाम का व्यक्ति पाकिस्तान के 7 टैंक को उड़ा दिया और उसके बाद अपनी कुर्बानियां दी। क्या हम हामिद को भूल सकते हैं? हम नहीं भूल सकते हैं। जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसने आजादी का सबसे पहले स्वतंत्र भारत में संपूर्ण आजादी का गुलाम भारत में नारा दिया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मौलाना हसरत मोहानी थे। जान लो, मौलाना हसरत मोहानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, उन्होंने ही पूर्ण आजादी का नारा दिया, उन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद को लिखने का काम किया, जिसको भगत सिंह ने प्रचारित किया जब वो कोर्ट में इनकलाब जिंदाबाद बोले और इनकलाब जिंदाबाद का मतलब समझाए। हम उनके कुर्बानियां को नहीं भूल सकते हैं। अल्लामा इकबाल के वो गाना सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, क्या हम उसको भूल सकते हैं? यह देश अजीबो गरीब देश है। यह देश उन तमाम लोगों का है जो इस धरती पर जन्म लिया, जो इस मुल्क में जन्म लिया। मैं कह देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार को, आरएसएस वाले को, यह देश सबका है, यह देश तुम्हारे बाप का नहीं है, यह कहना चाहता हूं। आज जिस साजिश के तहत देश को बर्बाद किया जा रहा है, रिकॉर्ड ये कमर तोड़ महंगाई, आजाद भारत में इतनी महंगाई कभी नहीं थी। 200 रुपये कड़वा तेल, 1200 रुपये रसोई गैस, 1800 रुपये डीएपी खाद, 600 रुपये यूरिया खाद, कीटनाशक दवा, जीवन रक्षक दवाओं की मूल्य वृद्धि 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना। बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं मोदी सरकार, अब नहीं मोदी सरकार। देश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी आजाद भारत में कभी नहीं आई थी। कहा था बहनों और भाइयों, हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। जब नौजवानों ने रोजगार मांगा तो कहा
पकौड़ी जाके बेचो, पकौड़ी बेचना भी रोजगार है। एक मंत्री तो यहां तक कह दिया कि भीख मांगना भी रोजगार है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी नेताओं का। आज बेरोजगारी का आलम देश में इतनी खराब है कि देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। ये कमर तोड़ महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, लगातार जीडीपी घट रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया का कीमत आज $1 के बराबर 80 रुपया हो गया। एक जमाना था, यही मोदी भाषण देता था जब $1 के बराबर 56 रुपया था। बहनों और भाइयों, ये कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये रुपया का मूल्यन होना, देश का साख गिरना है। मोदी तुम जवाब दो, देश का साख कितना गिरा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज लगातार रुपये का मूल्यन हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि रिजर्व बैंक के रिजर्व कोटा से 1,76,000 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। हम विदेशी कर्ज में इतने डूब गए कि हर व्यक्ति जो कल जन्म लेता है उसके ऊपर भी 1 लाख से ज्यादा कर्ज है। हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था श्रीलंका के रास्ते आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में बवाल हुआ, इसी तरह की सरकार थी वहां, इसी तरह की सरकार थी। मॉब लिंचिंग करती थी, धर्म की बात करती थी, भाषा की बात करती थी, बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, भूखमरी बढ़ाई। लेकिन जब 400 रुपये किलो चावल हो गया, 1600 रुपये कड़वा तेल हो गया, पेट्रोल नहीं मिलने लगा, रसोई गैस नहीं मिलने लगा, दवा के कुछ दवा खातिर मां बहनों की इज्जत नीलाम होने लगी, तो श्रीलंका का जनता सड़कों पर उतरा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर घुस गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जान बचाकर भागे। ये है जनता। और तब एक कम्युनिस्ट को प्रधानमंत्री बनाया गया है। हमारे दादा ताइवान और चीन की लड़ाई की बात कर रहे थे, यूक्रेन और रूस की बात कर रहे थे। दुनिया विश्व